हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर हम इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस को भी हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। लास्ट हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स और कंडक्टर्स, जिसमें हमने स्टडी किया था मेटल्स और कंडक्टर्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो वहां हमने देखा था ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मेटल या कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी किसी मेटल या कंडक्टर को हम किसी बैटरी या किसी सेल से कनेक्ट करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हमने वहां स्टडी किया था। साथ ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और एक्सप्रेशन ड्राइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट हमको इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखना था, बट उससे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन भी देख लेंगे बाद में। तो उससे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो Q अपॉन T। तो हमने इसे कुछ इस तरीके से समझा था कि कोई भी हमने यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कंडक्टर हमने ये एज्यूम कर लिया है, इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सपोज ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके। और इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है, कोई भी वायर मान सकते हैं आप इसको, और हमने किसी बैटरी या किसी सेल से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, किसी बैटरी या सेल से इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया है। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सपोज 10 एम्पियर मान लेते हैं कि 10 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो इस कंप्लीट कंडक्टर से 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा और यहां से भी एग्जिट करेगा 10 एम्पियर करंट, ठीक है। तो ये गिवन एरिया है ए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और जो एरिया है, जो गिवन एरिया है, उसको हम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लेके चलते हैं, ये मेन होता है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको नॉर्मल रखना है फ्लो ऑफ चार्ज के। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो इसके जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। तो 10 एम्पियर करंट यहां से कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि 20 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है और 2 सेकेंड में, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 कूलाम पर सेकेंड, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। कुछ इस तरीके से हम मान लेंगे फॉर्म हुआ है करंट जो कि फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए स्पेसिफिक एरिया हम बता के चलते हैं, ठीक है। तो गिवन एरिया जरूरी होता है, कोई भी एक और गिवन एरिया हो सकता है, लाइक दिस, कोई भी एक और कंडक्टर है, हम कह सकते हैं कि इससे 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मेन चीज होती है कि जो एरिया है, गिवन एरिया, उसको साथ में ये टर्म हम लेके चलेंगे कि गिवन एरिया से इतना करंट फ्लो हो रहा है, इस गिवन एरिया से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस गिवन एरिया से 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं सिंपली, तो वहां हम बता के चलते थे कि भाई अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू गिवन एन एरिया, तो ये गिवन एरिया है, इससे पर यूनिट टाइम कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। और एरिया थ्रू गिवन एन एरिया हेल्ड, ये भी कैसे रखा हुआ है, हेल्ड नॉर्मल
टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो भी एरिया है वो फ्लो ऑफ चार्ज के नॉर्मल रखा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते थे, तो Q अपॉन T। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बात। अब मान लीजिए कि हमने ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कुछ नॉन यूनिफॉर्म ऐसा कंडक्टर लिया हमने जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ इस तरीके से। देखिए अब इस बैटरी को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि भाई यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा और हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 10 एम्पियर। ओके, और 10 एम्पियर ही यहाँ से क्या होगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, लाइक दिस। इसमें एक और कंडक्टर ऐड कर दिया या फिर यही एक कंडक्टर है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे मान के चलेंगे इसे। ओके, अब ये हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक और कंडक्टर ले लिया, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो उससे कनेक्टेड है, या फिर यही एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी एक शेप ऐसी है कि डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसमें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, यही कंडक्टर है, इससे बैटरी कनेक्टेड है। कोई एक और रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसी सर्किट में, जिससे कि सर्किट सेफ रहे हमारा। ठीक है, ये A1 मान लेते हैं इसको, A1 दैट इज A2। ठीक है, इस केस में क्या होगा, गिवन एरिया से A2 एरिया से भी यहाँ 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 10 एम्पियर। बिकॉज सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंसेज लगे हुए होते हैं सभी से सेम करंट फ्लो होता है। यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट एंटर करता है तो यहाँ से भी हमको 10 एम्पियर करंट ही मिलने वाला है, सिंपल सी बात है ना। तो A2 एरिया से भी 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, A1 एरिया से भी 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो गिवन एरिया से, दोनों ही गिवन एरिया अलग अलग हैं और दोनों से ही सेम करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें, देखिए यूनिट एरिया से, इसमें यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लिया कि ये एरिया सपोज इट इज 5 मीटर स्क्वायर, A1 इज 5 मीटर स्क्वायर ले लिया हमने। ओके, और A2 ले लिया हमने यहाँ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है तो उसकी कोई दूसरी वैल्यू ले ली हमने। तो यहाँ यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, यूनिट एरिया से कितना करंट यहाँ फ्लो होगा, तो 10 एम्पियर अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यूनिट एरिया से 5 2 जा 10, दिस इज 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया से 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट यहाँ फ्लो होगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो कितना होगा करंट फ्लो यूनिट एरिया से। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो 10 एम्पियर अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। टोटल करंट यहाँ से देखिए कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से, जो कि हमने 5 मीटर स्क्वायर ले लिया है, इससे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। लेकिन यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। यहाँ कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। वही करंट फ्लो होगा जो यहाँ से हो रहा है फ्लो। लेकिन यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर कहें 5 एम्पियर, है ना। तो देखिए वही करंट 10 एम्पियर एक बड़े एरिया से फ्लो हो रहा है और वही 10 एम्पियर करंट एक छोटे एरिया से फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यूनिट एरिया से जो पास होने वाला करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मींस यहां से जो करंट पास करेगा वही करंट यहां से पास करेगा, तो यहां से जो करंट पास कर रहा है वो थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, क्योंकि सब जितना भी चार्ज फ्लो होगा सेम चार्ज फ्लो होने वाला है। यहाँ से भी वही चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी वही चार्ज फ्लो हो रहा है। जब करंट ही सेम है, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है वो भी सेम हो रहा है ना। उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो होना है। लेकिन यहाँ क्या होना है भाई, उसी एरिया से फ्लो कराना है। इट मीन्स चार्ज की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो चार्ज
किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कम एरिया से उतना ही चार्ज उसी टाइम में हमको फ्लो कराना है जितने टाइम में यहाँ से फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यूनिट एरिया से करंट इंक्रीज हो गया, यहाँ यूनिट एरिया से करंट कम है क्योंकि यहाँ बड़ा एरिया है ना, यहाँ छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि नई क्वांटिटी हमको यहाँ मिलती है, यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसी क्वांटिटी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है बात, क्योंकि यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, क्योंकि यहाँ करंट डेंस हो गया है, क्योंकि डेंस तो होना ही होगा क्योंकि उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज हमको फ्लो कराना है यहाँ से भी जितना यहाँ से फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, तो एक न्यू क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, देयर इज ए न्यू क्वांटिटी। सिंपल सी बात, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, बस इस डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही रहेगी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया, थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल, यहां भी ये नॉर्मल रहेगा, हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। ओके, तो जे से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है कि Q अपॉन T तो है ही, है ना, दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया, लेकिन एरिया यूनिट रहेगा। ठीक है, तो एरिया से भी डिवाइड करना होगा, तो सिंपल सी बात है, दिस इज व्हाट, करंट, दिस इज ए करंट पर यूनिट एरिया, तो जो भी करंट पर यूनिट एरिया दैट इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसके लिए लिख सकते हैं, करंट के लिए लगाएंगे ए एंड एरिया के लिए लगाएंगे एल स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AL-2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एक तरह से एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की वैल्यू है, क्योंकि इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो एक हमने एवरेज वैल्यू बता दी कि यूनिट एरिया से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ यूनिट एरिया से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हमने सब जगह सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन मान के चले हैं। तो इसी तरह से दो चीज़ें आ सकती हैं, हो सकता है कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है वो सेम नहीं है, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 पॉइंट्स हैं और सभी से अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, किसी से 1 एम्पियर, किसी से 2 एम्पियर, किसी से 0.5 एम्पियर, ऐसे ही सभी से अलग अलग, किसी से 3 एम्पियर। तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो दो तरह से बात करेंगे। अभी तो हमने जो बात की थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज यूनिफॉर्म, सभी जगह से सेम करंट फ्लो हो रहा था। अगर मान लेते हैं 10 पॉइंट हैं, ठीक है, और 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हर एक पॉइंट से 1 1 एम्पियर सेम करंट फ्लो हो रहा है, हर एक पॉइंट से 1 1 एम्पियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर 10 पॉइंट्स हैं, यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है टोटल। ठीक है, लेकिन डिवाइड किस तरीके से है, नॉन यूनिफॉर्मली, किसी पॉइंट से कम हो रहा है, किसी से ज़्यादा हो रहा है, किसी से बहुत कम हो रहा है। यहाँ भी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, 10 पॉइंट्स हैं इसमें और सभी से 1 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर
1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, सभी से एक एक एम्पियर का, मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of current. This is uniform distribution of current, uniform distribution of करंट। तो दोनों ही केसेस में हम बात कर लेते हैं। ये जो भी हमने फॉर्मूला बनाया है, दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म के लिए हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखिए, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा तो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कितनी है, तो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात कर लेंगे, एक एवरेज वैल्यू बता देंगे, भाई यूनिट एरिया से इतना करंट जो है पास हो रहा है, तो वो हो जाएगा एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो दोनों की बात कर लेते हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है। चलिए, तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी तो हमने देख ही लिया है वैसे, लेकिन दोनों को एक साथ और देख लेते हैं एक बार। ये ध्यान रखना है यहाँ मेन कि जो एरिया है उसको नॉर्मल रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, सॉरी, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एरिया वेक्टर को फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में रखना है, सिंपल ये, या फिर ऐसे कह लीजिए एरिया वेक्टर, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, करंट को हम एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करके चलते हैं, है ना, और जब करंट को हमें वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में ट्रीट करना हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अभी आपको पता लग जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे, ठीक है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ये कब होगी, जब व्हेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, व्हेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर एन एरिया, ठीक है, और वो एरिया जो है वो नॉर्मली रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम बात कर लेते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, ओके। तो सिंपल सी बात ये है कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी या फिर कहें इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी सेम रहेगी इस कंडीशन में, वो सेम होगी वैल्यू। कैसे होगी अभी समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, सपोज किसी डेल्टा आई करंट फ्लो कर रहा है डेल्टा ए एरिया से, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं इस तरीके से, लाइक दिस, ये डेल्टा ए है एरिया, ठीक है, और डेल्टा आई करंट यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। और उस टाइम इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी वही होगी। ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे बाइक चलाते हैं आप, तो उसका जो मीटर शो करता है, जो भी रीडिंग शो करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है वो। अगर आप सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो सपोज कि 40 किलोमीटर शो कर रहा है पर आवर की स्पीड, उसमें जो मीटर होता है स्पीड मीटर, उसमें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो कर रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप चल रहे हैं या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो हर पॉइंट पर 40 40 40 इस तरीके से शो होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हुई, 40 किलोमीटर, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। और कंप्लीट जो पाथ है आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड भी वही होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप डिफरेंट मतलब हर बार एक्सीलरेट कर रहे हैं उसे या फिर डेसिलरेट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पर डिफरेंट
वैल्यू होगी किसकी, स्पीड की, किसी पर 30, किसी पर 40, किसी पर 50, किस तरीके से, है ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी आप कुछ अलग तरीके से निकालेंगे, टाइम के साथ निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस आपने कितना किस वेलोसिटी से चला, कितना डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चला, कितने टाइम, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो वहाँ क्या होता है, फिर हम इंस्टेंटेनियस दिखाते हैं, तो किसी पे 30, किसी पे 40, है ना। तो वो कब होता है, जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इस केस में जब स्पीड यूनिफॉर्म थी, या फिर कहें जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ करंट डेंसिटी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी विल बी सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, इसमें थोड़ा सा भी ऐड और करेंगे। अभी एरिया हमारा नॉर्मली हेल्ड है, अगर एरिया किसी एंगल पे होगा तब भी हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ओके जे। इसकी हम बात करें तो सिंपल सी बात है, देखिए ये डेल्टा ए एरिया के लिए हम लेके चले हैं, ये कंप्लीट डेल्टा ए एरिया, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये हमको यूनिट एरिया में करंट पता लग गया। लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करनी है अब, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी है। यूनिट एरिया के लिए तो हमने बता दिया ये है वैल्यू, कोई भी यूनिट एरिया, बहुत ही इसमें स्मॉल ले लिया हमने, डेल्टा ए, ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज डेल्टा ए। ओके, अब इसको भी हमें बहुत स्मॉल करना है, क्योंकि किसी पॉइंट पे बताना है ना, इंस्टेंट पॉइंट पर हमें वैल्यू बतानी है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की। तो डेल्टा ए को हमें और स्मॉल करना होगा, मीन्स टेंस टू 0 करना होगा डेल्टा ए को। अगर इसी एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो इसमें हमने स्मॉल ले लिया डेल्टा ए, ठीक है। उसके लिए एवरेज वैल्यू बताई थी दिस, ओके, कुछ इस तरीके से। तो कंप्लीट से डिवाइड कर दीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, ए इसका कंप्लीट एरिया ले लीजिए, इसे डेल्टा ए कह दीजिए, ठीक है। और स्मॉल एरिया कर दीजिए, इसको बिल्कुल छोटा कर दें, इस कंप्लीट को आप छोटा करना चाहो, डेल्टा ए कंप्लीट एरिया है, इसको टू द पॉइंट पहुंचा दो, टू द पॉइंट, उस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वो हमको फिर बताना होगा। अगर ये डेल्टा ए है, तो किसी पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा ए को टेंड्स टू 0 कर देंगे हम, तभी तो हमको एट द इंस्टेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पता चलेगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, डेल्टा को टेंड्स टू 0 करना होगा। तो वही डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा ए टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। इसको कैसे लिखते हैं हम, डी आई अपॉन डी ए, ठीक है, डी आई अपॉन डी ए, ओके। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है बात। नाउ अब हमें क्या है कि ये जो एरिया है, इन केसेस में क्या है, एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, नॉर्मल है, जो भी एरिया हमने लिया है। अगर इन दैट केस, अगर हम एरिया को क्या करें, किसी एंगल पे लेके चलें, ओके, लाइक दिस। अगर हमसे कोई बताए कि भाई एरिया इज गिवन लाइक दिस, एरिया इज लाइक दिस, ओके। एरिया कुछ इस तरीके से है कि अब हमें इस एरिया से बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी बताना है इस पर्टिकुलर गिवन एरिया से, ठीक है, जो कि हेल्ड है थीटा एंगल पर, किससे, जो कि नॉर्मली हम रखते हैं उसको। तो हमको नॉर्मली कुछ इस तरीके से रखना होता है इसे, ठीक है। नॉर्मल है, नहीं है लग रहा है, चलिए नॉर्मल देख लेते हैं, इसका एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल होना ज़रूरी है। अभी हमको इसके लिए बताना है जो कि थीटा एंगल पर है, नॉर्मल से थीटा एंगल पर है ये, दिस इज थीटा एंगल। अब हमको जो रेड वाला दिख रहा है इससे बताना है, ये हमने डेल्टा ए गिवन एरिया है, और इससे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी अब कितनी होगी
इसके लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा ए से कितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है। देखिए जैसे जैसे एंगल को हम कम करते जाएंगे, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, है ना। जैसे जैसे इसको एंगल को हम चेंज करते जाएंगे तो इससे पास होने वाला जो चार्ज है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये बिल्कुल जब पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा ए है ये तो A1 है। अगर हम बात करें किसकी, एरिया वेक्टर की, तो जो A1 है अगर ये एरिया, तो इसका A1 वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, वही तो होगा। अब डेल्टा ए है, क्योंकि भाई कोई भी होता है, एरिया होता है कोई भी गिवन, तो उसका एरिया वेक्टर उसके जस्ट नॉर्मल लेते हैं हम, या फिर इनवर्ड लेते हैं या फिर आउटवर्ड, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में सारे लेंगे। तो डेल्टा ए तो ये एरिया गिवन है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इसके जस्ट नॉर्मल, दैट इज डेल्टा ए वेक्टर। ओके, ये डेल्टा ए है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। और यहां पर जो बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, वो होगा डेल्टा ए साइन थीटा, डेल्टा ए साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से मैं इसे कुछ छोटा सा ही शो करने वाला हूँ, ठीक है। इसका जस्ट जो नॉर्मल होगा वो होगा डेल्टा ए साइन थीटा। तो ये एज ए हाइपोटेन्यूस काम करेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये वर्टिकल, ठीक है, ये डेल्टा ए साइन थीटा हो जाएगा। इसका जो डेल्टा ए साइन थीटा का जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डेल्टा ए वेक्टर साइन थीटा, ओके, इसका भी तो होगा अपना। और डेल्टा ए कॉस थीटा, ये तो एरिया है एज ए स्केलर, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे क्या, डेल्टा ए वेक्टर कॉस थीटा, डेल्टा ए वेक्टर कॉस थीटा, इसका जो होगा, ओके, ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज डेल्टा ए वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर है बात। तो डेल्टा ए इसी से हम पता करना था, ये कि थीटा एंगल पर था, किससे, नॉर्मल से। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो एरिया वेक्टर के ही अलोंग है, ठीक है। जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो जो प्लेन एरिया है वो पैरेलल हो जाएगा टू द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर उसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी जब नॉर्मल रहेगा एरिया, उस टाइम पे जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन सेम है, मीन्स 0 डिग्री का एंगल है। तो थीटा अभी कितना है, थीटा एंगल पर है, डेल्टा ए कॉस थीटा से, मीन्स या फिर कहें नॉर्मल से। तो हम तो नॉर्मल वाला एरिया लेते हैं ना, ये जो डेल्टा ए लिया था हमने पहले, ये डेल्टा ए, दिस इज डेल्टा ए यहाँ पे लिया था ये। तो ये किस तरीके से लिया था, ये बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल था डेल्टा ए जो हमने लेके चले थे। या आप इसको कह दीजिए डेल्टा ए, चलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको कह दीजिए डेल्टा ए, इसको कह दीजिए डेल्टा ए, इसको कह दीजिए डेल्टा A2, इसको कह दीजिए डेल्टा A2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे समझ के चल सकते हैं। तो डेल्टा ए ये जस्ट नॉर्मल है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो अब इस केस में क्या करना है हमको, ये एंगल पर है, किसी थीटा एंगल पर है डेल्टा ए। अब हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कितनी होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, व्हेन एरिया इज एट एन एंगल एंगल थीटा, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम लगाएंगे इस वैल्यूज को डेल्टा, जो जे एवरेज है या फिर जे इंस्टेंटेनियस से सेम ही रहती है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा लीजिए ना लीजिए, कम के लिए डेल्टा ले लेते हैं, बहुत छोटे के लिए डी ले लेते हैं, लेकिन बड़ा एरिया है तो उसके लिए डेल्टा को हटा देते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं डेल्टा का, ठीक है। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, क्योंकि डेल्टा ए को हमको नॉर्मल वाला ही रखना है, लेकिन हमको इस डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन से बताना था कि कितना करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होगा। तो हमने इसके लिए क्या निकाला, इसका प्रोजेक्शन निकाला जो कि परपेंडिकुलर हो टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो निकला डेल्टा ए कॉस थीटा। तो नॉर्मल वाला लेना था तो हमने नॉर्मल वाला ले लिया डेल्टा ए कॉस थीटा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ बता देंगे कि भाई एवरेज करंट डेंसिटी इतनी हो जाएगी इस केस में।
ठीक है। अब इस केस में बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी वाले केस में। इस केस में कैसे होगा, इस केस में भी कर लेते हैं। अगर ये डेल्टा ए है, इसकी जगह बहुत ही स्मॉल कर देंगे, इसको डी ए कर देंगे, तो इन दैट केस क्या होगा कि जे इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा इसी केस में। अगर इंस्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे तो ये तो खैर बड़ा है, थोड़ा सा कैसे छोटा कर देंगे तो उसका जस्ट छोटा ही जो नॉर्मल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर ये डी ए है, इसकी जगह डी ए, तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम फिर डी ए कॉस थीटा। ओके, तो डी आई कितना हो जाएगा फिर इन दैट केस, डी आई इक्वल्स टू ये तो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। लेकिन हमको करंट पता करना हो इन दैट केस तो कैसे करेंगे, जे इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे डी आई। चलिए, लेकिन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे कि इतने फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, बिकॉज ए बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये स्केलर और ये कॉस थीटा स्केलर। ठीक है, तो ये वेक्टर, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ही क्या होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी जो कि करंट है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये जो जे है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं कि इंस्टेंटेनियस है ये, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एरिया वेक्टर है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बात, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ इस तरीके से हम ये फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है बात, अगर हमको ये डी ए तो बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए है ना, अगर हमको ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमको कंप्लीट वैल्यू पता करनी है करंट की, तो कैसे पता करेंगे, है ना। यहाँ तो इजीली पता कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो और हो जाएगा। लेकिन इस केस में कैसे पता करेंगे, दिस इज व्हाट, डी आई इक्वल्स टू जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ठीक है, अगर हमको कंप्लीट पता करना हो कि इसका बहुत ही स्मॉल डी ए ले लिया हमने और कंप्लीट के लिए हमको करंट बताना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आई करंट बताना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट विद इन लिमिट्स, जो भी लिमिट्स होंगी एरिया के लिए, जो भी लिमिट्स होंगी, तो जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ओके, दिस इज जे वैक्टर डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ए जो भी सरफेस एरिया की लिमिट होंगी उसके साथ हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस करंट या फिर कंप्लीट करंट निकाल पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट करंट कितना है उस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर, दिस इज ओके। तो दो फॉर्मूले ये हो जाएंगे, तो उनको लर्न नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो आप जानते ही हो कि हम इंटीग्रेशन करके उसका कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटेड वैल्यू हम उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, उनकी जो स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये तो हमने बात कर ली। अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि भाई किसी एंगल पे एक एरिया है तो उसके लिए आप करंट डेंसिटी बताओ, तो हम सिंपल है कि उसका कॉस थीटा एंगल ले लेंगे, थीटा एंगल ले लेंगे, दिस, है ना। और ये फिगर भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये इतने सारे हैं यहाँ पे, दिस इज डेल्टा ए कॉस थीटा। ओके, अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो डेल्टा ए जो है, दिस इज डेल्टा ए। ओके, दिस इज डेल्टा ए साइन थीटा जो ब्लू वाला है। किसी एक पॉइंट पर अगर तीनों को ले लोगे आप तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, वेक्टर है ये, दिस इज डेल्टा ए, दिस एंगल इज थीटा, डेल्टा ए कॉस
थीटा, दिस इज डेल्टा ए साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है बात। तो कुछ इस तरीके से हम बता देंगे, ये डेल्टा ए कॉस थीटा क्यों होगा, दिस वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा ए दिस इज एट एन एंगल थीटा। ये किससे एंगल, इससे डेल्टा, ये जो नॉर्मल रखा है ना, इससे थीटा एंगल बना रहा है कौन, डेल्टा ए। इट मीन्स ये इससे ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इसके एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है। जब ये प्लेन इससे थीटा एंगल बनाएगा तो डेल्टा ए कॉस थीटा का जो भी एरिया वेक्टर होगा वो डेल्टा ए के एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हम ये चीज़ कर चुके थे पहले। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो उसके लिए एक रिलेशन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। वो क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है I = NEAVD। इसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, ड्राइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। वहाँ हम साथ ही इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को भी ले लेंगे, ए को इसके नीचे ले आएंगे तो I/A, तो J = क्या हो जाएगा, NEVD। तो ये रिलेशन भी हम वहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमको ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा, उसके बाद हम इसे इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम I/A J होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होता है, अगर हम इसे नहीं पढ़ते आज का लेक्चर तो वहाँ हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, फिर हम उसको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता लेक्चर्स को। इसीलिए हमने आज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को पहले स्टडी कर लिया है, क्योंकि जब हम इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे तो साथ ही हम ये भी बता पाएंगे आपको। इसमें हम बात कर रहे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, कैसे इंक्रीज हो जाती है, आप इसे नोट कर सकते हो यहाँ से, तो मैं इसे समझा सकता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो यूनिफॉर्म है ना, सभी जगह से सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये आप समझ के चल रहे हो। और वैसे भी आप इसे जानते हो, देखिए कि कोई भी, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी, ये एक रेजिस्टेंस R है, R1 है, दूसरा R2 है, ठीक है, और ये किसी भी एक बैटरी से कनेक्टेड है ना। तो इसमें भी वही करंट फ्लो करेगा I, यहाँ भी I करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी I करंट फ्लो करेगा। मीन्स दोनों ही रेजिस्टेंसेस से अगर सीरीज में कोई भी कॉम्बिनेशन है तो सभी से सेम करंट फ्लो करता है ना। वैसे ही यहाँ हो रहा है, यहाँ से अगर 10 एम्पियर हम मान के चले थे कि 10 एम्पियर करंट एंट्री करता है, तो यहाँ से भी 10 एम्पियर, यहाँ से भी 10 एम्पियर, यहाँ से भी 10 एम्पियर, इस कंप्लीट में 10 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, सिंपल सी बात ये है ना। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम जब बात करेंगे तो उसको हम समझाना चाह रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे। तो I = what, NEAVD, है ना, सभी से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो मीन्स करंट इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ओके, क्योंकि सभी से सेम करंट फ्लो करेगा, सब जगह से सेम करंट निकलेगा। N क्या है यहाँ, N होगा, अभी हम इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर की वॉल्यूम में। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कॉपर का मेटल है तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे, कोई भी उसका यूनिट पार्ट ले लीजिए आप। तो N ये कांस्टेंट हो ही गया, करंट N कांस्टेंट हो गया, क्योंकि किसी मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कांस्टेंट रहेगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ हमारा वैरी कर रहा है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, मीन्स दोनों ही कुछ अलग अलग हैं। तो जो VD है इसका हम अगर रिलेशन देखें, ठीक है, इसका हम अगर रिलेशन देखें, सारी चीज़ें जितनी भी कांस्टेंट हैं उसको हटा के, तो क्या होगा कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो I/NEA = VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसे। तो इतना पार्ट ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। तो A क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, VD यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इंक्रीजेज होगी, है ना, मीन्स मोर होगी, ये कहें हम
ज्यादा होगी, ठीक है, मोर। और यहां जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो लेस होगी, क्योंकि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ज्यादा है, तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो सिंपल सी बात है कि उतने ही टाइम में, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है तो सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करके जा रहा है, लेकिन यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो उतने ही टाइम में हमको उतना ही चार्ज फ्लो कराना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई स्पीड को तो इंक्रीज करना ही होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगी तभी चार्ज वो फ्लो हो पाएगा कम एरिया से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है, चार्ज डेंस हो गया, मीन्स जो चार्ज फ्लो होके जा रहा है वो कम जगह से होके जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट डेंस हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिलेशन को करने वाले हैं I = NE BD को, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।